मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ में विगत वर्ष दिसंबर 2020 और जून 2021 में द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण आज करेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 7643007052 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ आप जब मैसेज करेंगे तो आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां आपको सभी समय समय पर होने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ सभी हो गए क्लास का पीडीएफ भी आपको यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, कैपिटल में लिखेंगे MISSION मिशन JRF, कैपिटल में लिखेंगे JRF 2025। ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी और इसी नाम से ग्रुप भी है 2025। यहाँ से भी आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब समय को विलंब ना करते हुए हम लोग क्लास की ओर उन्मुख होते हैं। पहला कहा गया कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ कवि का नाम दिया गया है। राजशेखर की पुस्तक का नाम क्या है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? राजशेखर। भट्टनायक का पुस्तक कौन है? नायक दर्पण, हृदय दर्पण। भट्टनायक का हृदय दर्पण। विश्वनाथ का क्या है? साहित्य दर्पण। विश्वनाथ का क्या है? साहित्य दर्पण। और अभिनव गुप्ता अभिनव भारती है। निम्नलिखित में से नंदुलारी वाजपेयी के संबंध में सही है। यहाँ पूछा गया नंदुलारी वाजपेयी के संबंध में क्या सही है। तो पहला, नंदुलारी वाजपेयी जो हैं वह प्रसाद, पंत और निराला के छायावाद बृहत्प्रिय के रूप में प्रतिष्ठित किया। बिल्कुल किया, यह बिल्कुल सही है। अब नंदुलारी वाजपेयी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया? नहीं। नंदुलारी वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदवादी आलोचक? बिल्कुल आलोचक है, तभी तो यहाँ प्रसाद, पंत और निराला को छायावादी बृहत्प्रिय के रूप में प्रतिष्ठित किया, क्योंकि वो छायावादी के आलोचक हैं और ये सब जो चारों है वो छायावादी के स्तंभ हैं। अगला है कि नंदुलारी वाजपेयी छायावादी के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित नहीं, प्रभावित हैं, तभी तो छायावाद से संबंधित उन नंदुलारी वाजपेयी में है, वो आलोचक है और यह छायावाद के चारों स्तंभ को प्रतिष्ठित करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। अगला है सूची 1 सूची 2 का मिलान करिए। तो यहाँ दिया गया है, एक तरफ नाटक का नाम दिया गया, दूसरा तरफ वो किस प्रकार का नाटक है? लोक नाट्य शैली में, सम्यक मूलक, समस्या मूलक नाटक है, प्रहसन है, गीत है, क्या है? तो यहाँ दिया गया है, तो हम लोग इसको देखेंगे। वो पहला क्या, अंधेर नगरी नाटक क्या? एक प्रहसन है। अंधेर नगरी नाटक क्या है? प्रहसन है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधायुग क्या? गीति नाट्य। अंधायुग क्या है? गीति नाट्य। किनका? धर्मवीर भारती का। ध्रुव स्वामी समस्या मूलक नाटक है। जयशंकर प्रसाद का। आगरा बाजार कैसा है? लोक नाट्य है। लोक नाट्य यह हबीब तनवीर का है। नाखून क्यों पड़ते निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो यह किस में संकलित है? यह कल्पलता में संकलित है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, वह कहाँ संकलित है? कल्पलता में संकलित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता 1951 निबंध संग्रह में संकलित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अन्य निबंध है अशोक के फूल 1948, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य सहचर 1965, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज कहा है। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको याद रखिएगा। क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। अगला है बादल को घिरते देखा है। बादल को
घिरते देखा है। इस निबंध कविता संबंधित नहीं तथ्य, यानी कि कौन सा तथ्य इस कविता से संबंधित नहीं है, इस चीज को देखना है। तो कौन सा? नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था? बिल्कुल था। नागार्जुन को कालिदास का मेघ ठिकाना बिल्कुल अच्छे से पता था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है? बिल्कुल कल्पना प्रसूत है। यह जो है गलत है, वो कल्पना प्रसूत, माफ कीजिएगा, कल्पना प्रसूत नहीं है, वास्तविक है। इसमें उज्जैनी के बीच जीवन के यथार्थ का वर्णन किया गया? नहीं। इसमें किन्नरियों का स्वच्छंद जीवन का अनुभूतियों अभ्युदय के चित्रण? नहीं। यानी कि ऑप्शन एक और दो ऑप्शन नंबर, माफी चाहेंगे, ऑप्शन नंबर या डी दिया हुआ है। एक सेकंड। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य विकल्प 2 और 4 हैं। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं, इसमें किन्नर और किन्नरियों का स्वच्छंद जीवन अभ्युदयात्मक चित्र है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ये राजनीति कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, ये राजनीति कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को किस संज्ञा दी है? नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। बाबा नागार्जुन को क्या कहता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा, जिसमें इसमें 52 कविताएं संकलित है। इस कृति में इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। इसका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। निम्नलिखित में से भोजराज का पुस्तक है, इसमें निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन है? तो वह श्रृंगार प्रकाश है। भोजराज की पुस्तक श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण। इनका समय 11वीं शती और जन्म स्थल मालवा है। मालवा कहाँ पड़ता है? राजस्थान साइड शायद मालवा पड़ता है। अभिनव भारती, देख लीजिएगा मालवा कहाँ पड़ता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसे नाट्य वेद विवृति भी कहा जाता है, विवृति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिमा भट्ट राजनाग की पुस्तक है। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध एवं जन्म स्थान कश्मीर है। काव्य कौतुक भट्टोत का ग्रंथ है, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य केतु विवरण नाम से टीका लिखा है। घनानंद की कविताओं से संबंधित सही तथ्य हैं। पहला है कि घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं का मार्मिक चित्र खींचा है। तो बिल्कुल यह सही है, मार्मिक चित्र खींचा, क्योंकि घनानंद इसलिए उसने, क्योंकि जो उनकी प्रेमिका थी उनसे वो एक वैश्या थी। और एक बार क्या कहता, जो आश्रयदाता घनानंद के होते हैं और कहते हैं कि घनानंद कुछ सुनाओ, तो घनानंद अपने प्रेमिका की तरफ घूम के वह गाने लगता है, जिससे राजा खुश और दुख भी बहुत होता है, जिसका कारण राजा उन्हें अपने साम्राज्य से उसे बाहर निकाल कर भेज दिया जाता है, जिससे वो विरक्त होकर वृंदावन चले जाते हैं। और जब वृंदावन चले जाते हैं तो काफी वो वियोग में रहते हैं, इसलिए और उन्हें इसलिए इस चीज का सैकड़ों अंतर्दशाओं का वियोग व्यथाओं के सैकड़ों अंतर्दशाओं का मार्मिक चित्र खींचे हैं उनकी। यह चीज आपको उनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। घनानंद केवल कवित्व और शवैयों की रचना की? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह गलत दिया। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, यह बिल्कुल सही है। घनानंद की कविता अभिधा मूलक है, यह गलत है। घनानंद की कविता अभिधा मूलक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। शक्टार महाराष्ट्रीय धातुसेन और गोवर्धन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गोवर्धन किसका? अंधेर नगरी। डी का एक कहाँ है? डी का देखिए सिर्फ एक यहाँ है। ऐसे भी आप इस चीज को सही कर सकते हैं। एक आचार्य, एक है शक्टार किस चीज का, कहाँ का पात्र है? तो शक्टार चंद्रगुप्त का पात्र है। शक्टार कौन है? तो शक्टार जो है वह चंद्रगुप्त नाटक जब आप पढ़ेंगे तो शक्टार उसमें आपको पात्र मिलेगा। महाराष्ट्री कहाँ है? तो वह भारत दुर्दशा में 7 व्यक्तियों का जो सभा होता है उसमें से एक महाराष्ट्री होता है। और धातुसेन कहाँ है? स्कंदगुप्त में, जो कि श्रीलंका का राजकुमार होता है।
अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सक्टार चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद महाराष्ट्र भारत दुरुस्ता भारतेंदु का, धातु सेन स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद गोवर्धन दास अंधेर नगरी भारतेंदु का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम में सजाएं। तो पहला जो इनका नाटक है वो राजश्री है। राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामिनी 1933। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक सज्जन 1910, कल्याणी प्रणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921, जन्मेजय नागयज्ञ 1926, कामना 1927, एक घोट 1930 और चंद्रगुप्त 1931। नीचे दिए गए कथन जो है उसमें एक अभिधा और कारण दिया गया है, उसमें देखना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। यह मेरे अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद का जो फ्रायड है तो वह मानते हैं कि हर एक कवि मनोरोगी होते हैं। अगला है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी होता है। यह जो है दूसरा भी सत्य है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो ए और आर दोनों सही। ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से एक होना चाहिए और इसकी व्याख्या भी सही है। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? तो मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली, यानी 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 राहुल संकृत्यान ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा। शिव शंभु चिट्ठे किसको संबोधित करते हैं? तो यहाँ देखना, शिव शंभु के जो चिट्ठे हमारी यूनिट 9 में लगा हुआ नाटक है, तो यह किसको करता है? लॉर्ड कर्जन को करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-5 में भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभु चिट्ठे शीर्षक से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इस निबंध को लिखा है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं कौन कौन है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसके उपन्यास है राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता। यह दोनों क्या है? वह बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, जिसके अन्य पात्र बाणभट्ट, निपुणिका जिसको न्यूनिया भी नाम आपको कहीं कहीं देखने मिलेगा, प्रेम की उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया है। निम्नलिखित में से कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। तो आप लोग को सबसे पहले मैं बता दो, राजा निर्वंशिया जो हमारे कहानी संग्रह में लगे हुए भी हैं, और यह कमलेश्वर की कहानी है। दूसरा है वह कौन है? तो कस्बे का आदमी। यह किसका? कमलेश्वर का है। राजा निर्वंशिया 1957 में और कस्बे का आदमी 1958 का यह कहानी संग्रह है। कमलेश्वर का कहानी संग्रह खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1937, आजादी मुबारक 2002। परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर रिचर्ड, इसी का है, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट। यह तीनों जो है कहानी के पात्र हैं, 1, 2, 4। अब देखेंगे ऑप्शन के अनुसार कौन सही है। तो यहाँ जो माना है वह किसको किसको माना गया? 2 और 4 को माना गया। परिंदे कहानी के बाद डॉक्टर मुखर्जी है, मिस्टर हुबर्ट है। परिंदे कहानी 1960 कहानी संग्रह, कहानीकार इनके कौन है? निर्मल वर्मा है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। रिचर्ड भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का पात्र है। 1973 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। और रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद किनके द्वारा कहा गया है? तो यह जो मेहता द्वारा कहा गया है, क्योंकि मेहता यह बात कहता है जब वो जंगल में जाते हैं तो एक आदिवासी युवती उसे कुछ बना के देते, उसी समय का यह कथन है।
मालती जो विदेश से पढ़ के आई हुई एक डॉक्टर है, जो बाहर से मधुमक्खी अंदर से मधुमक्खी और बाहर से तितली की तरह लगती हैं। गोदान 1936 के उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण अर्थात कर्ज की समस्याएं बृहद अंकन किया गया है। निम्नलिखित में से तमस उपन्यास के पात्र नहीं है। रिचर्ड जो है वो तमस उपन्यास के पात्र हैं, नत्थो जो है वो तमस उपन्यास के पात्र हैं। और जहां तक मुझे भी पता था हयात बख्श भी इसी के पास है, रत्तो नहीं है। रत्तो जो है वह तमस उपन्यास के पात्र नहीं है। तमस 1973 उपन्यास में आया था। रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, वानप्रस्थ, लीजा, जनरल सिंह जो जनरल सिंह लेफ्ट राइट हमेशा करते रहते हैं, हरनाम जिसका घर लूट लिया जाता है और वह जाकर के एक मुस्लिम के घर में छिप जाते हैं, फिर बाद में भी उसकी हत्या कर दी जाती। बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूरी इलाही, मोहन। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किस रूप में किया है? तो नव उत्थान के कवि के रूप में। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह यूनिट 10 में संस्कृति के 4 अध्याय हमारे लगा हुआ। दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध प्रकाशन 1946 में साहित्य अकादमी द्वारा हुआ। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम में सजाइए। तो स्वयंभू सबसे पहले आएंगे, जिनका जन्म 783 ईस्वी में हुआ। दूसरा है लुइपा है। तीसरा जो है पुष्पदंत है। और चौथा कौन है? हेमचंद्र है। यानी कि लुइपा सबसे पहले, स्वयंभू सबसे पहले आएंगे। स्वयंभू जिसे प्रथम अपभ्रंश का भी प्रथम कवि माना जाता है और हिंदी का भी बहुत लोगों ने प्रथम कवि माना। जैन आचार्य के प्रथम कवि 19 पहले 2 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास से संबंधित हैं। चतुर्भुज दास तो वो कुंभन दास के पुत्र थे। कुंभन दास चतुर्भुज दास के पुत्र थे, यानी पुत्र कौन है? कुंभन दास। ये पहला ये कट गया। दूसरा, इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, ये भी गलत है। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। 1 सेकंड रुकिए। कुंभन दास के पुत्र थे, ये बिल्कुल सही है। और हितजू मंगल इनकी रचना है, यानी कि 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन, चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। हितजू मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुज दास का समय 1530 से 85 है। इनके गुरु गोसाई विठलनाथ है। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टछाप कवि थे। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास बड़े तथा नंददास छोटे थे। ओष्ठ से प फ ब भ बोला जाता, दंत से त थ द ध बोला जाता, कंठ से क ख ग और तालब से च छ छ बोला जाता है। जो यहाँ दिए हुए रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एसिशिएंट एंड मॉडर्न, इसको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? रिपब्लिक आ जाएंगे। किनका है? प्लेटो का 380 ईसा पूर्व। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.एस. रिचर्ड का 1929। एसेज, एसिएंट एंड मॉडर्न थॉमस रिटर्न इलियट का है 1936। और माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड इसका है लियोनेल 1972। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई के विषय में क्या क्या बात सही है? तो ये हिंदी के प्रथम महाकवि थे और इनकी रचना भी प्रथम महाकाव्य है। और दूसरा चीज कि यह व्याकरण में पारंगत थे। व्याकरण में क्या थे? पारंगत थे। ऐसा इनका ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। छप्पई इनकी निजी छंद है। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छप्पइयों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीरासो को इनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। महारी गिरधारी गोपाल दूसर ना क्युआ दद मद धृत काल लया डार दया छुया। उपयुक्त पंक्ति में छुया का क्या अर्थ है?
तो छुया का क्या अर्थ है? मट्ठा। उक्त पंक्तियों प्रयुक्त छुया का अर्थ होता है मट्ठा। उपयुक्त पंक्तियां भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री मीराबाई की है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं मीराबाई की कौन कौन सी है? राग गोविंद, राग सोठा, गीत गोविंद। गीत गोविंद कई बार पूछा गया है। नरसी जी की मर्यादा। मीराबाई की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां: बरसों मेरे नैन में नंदलाल, हरि तुम हरिजन के पीर, घायल की गलती घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मुकुट मोरे पति सोई। निम्नलिखित का इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित हैं। किनका संबंध है? वाल्तेयर का। वाल्तेयर का मूल नाम फ्रांसिस मेरी एरोयत था। ये वाल्तेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर 1694 में को हुआ। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग कथा तथा काव्यशास्त्र रचना लिखी और बंधी बंधाई परंपराओं का विरोध किया। चंपाद्वीप किस कहानी में आया है? आकाशद्वीप में। आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। प्रसाद की अन्य कहानियां छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, दुलाई वाली 1907, ये अलग है। दुलाई वाली 1907 किनका? बंग महिला का। यह हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ। बंग महिला जिसका मूल नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। गैगरीन कहानी किनका है? गैगरीन किनका? अज्ञे का है। तथा पिताजी किनका? ज्ञान रंजन की कहानी है। पिता का कहानी जो है कब? 1965 में प्रकाशित हुई है। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो किसमें हुआ है? चाक में। चाक 1997 उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000, इद्मनम 1994, कहे ईश्वरी फाग 2004, गुनाह बेगुनाह विजन त्रिहट, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? तो कौन है? यूजीसी के हिसाब से जो माना है वह ए भी माना गया और डी भी माना गया है। एलिजाबेथ एसेज तथा द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज का नहीं बल्कि एलिजाबेथ एसेज किनका है? एलियट का है। एलियट का है। द टेबल टॉक किनका है? हैजलिट का ग्रंथ। हैजलिट का, विलियम हैजलिट का ग्रंथ है। कॉलरिज द्वारा रचे ग्रंथ है लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेज ऑफ इन इंक्वायरिंग, स्पिरिट, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन। यह सब किसकी रचना है? तो यह कॉलरिज की रचना है। असाध्य वीणा जो है अज्ञे के किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो आंगन के पारद्वार निबंध संग्रह में, कविता संग्रह में संग्रहित है। असाध्य वीणा अज्ञे के आंगन के पारद्वार 1961 कविता संग्रह में संग्रहित है। अज्ञे की अन्य कविताएं हैं बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरियो करुणा प्रभामय, यह कब है? तो 1959। अखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी, दिखाओ दूही पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ क्या है? तो पतूखी का यहाँ जो अर्थ है वह पत्ते का दोना अर्थ है। यह जो है सूरदास जी के पद से लिया गया है। सूरदास की रचनाएं जो है मुख्य रूप से सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। अब यह है कि नीचे जो कथन दिए गए वह देखना है। मार्क्सवादी साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानते हैं। मार्क्सवादी साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानते हैं। यह मुझे नहीं अच्छा लग रहा। देखते हैं यूजीसी क्या माना। यह गलत लग रहा, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। हमको दोनों पे डाउट लग रहा है, फिर भी देखते हैं क्या माने हैं यूजीसी।
सी, एक सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। मार्क्सवादी साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम मानता है, बिल्कुल। दूसरा असत्य है। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ मिलान करना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989 की रचना है और यह किसका? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। माफ करिएगा, रघुवीर सहाय की रचना है। आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें किसका है? रामधारी सिंह दिनकर 1964। चुका भी हूं नहीं मैं, चुका भी हूं नहीं मैं, यह किनकी रचना है? 1975 की शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और कुकुर मुत्ता किनका है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला कब? 1942 की रचना है। कबीर कुत्ता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता है? तो यह किसमें? मेरे अनुसार आत्मसमर्पण का भाव है कि मैं कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया में मेरा नाव। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता महान या श्रेष्ठ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों को सही अनुक्रम में सजाएं। तो पहला है मित्रों मरजानी होगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 4 3 1। 2 4 सूर्यमुखी अंधेरे में, 3 एक लड़की और 1 नंबर समय सरगम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है मित्रों मरजानी 1967, सूर्यमुखी अंधेरे में 1972, ए लड़की 1991, समय सरगम 2000। 1980 में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा, जिसका प्रकाशन 1979 में हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। दोनों कथन में से देखना कौन सही कौन गलत है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, बिल्कुल ये एक तरफ से सही है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है, साधन नहीं। यह भी मेरे अनुसार यह साध्य है नहीं, यह आर गलत है, ए सही है। महादेव वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो क्या स्थापनाएं हैं कि छायावादी कवियों में महादेव वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और महादेवी के गीतों में अनूठा व्यंजना है, 2 और 3। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक मारती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। इनके गीतों में अनूठा व्यंजना है। अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कथन 1 और कथन 2 सत्य हैं। लक्ष्मा किस कहानी के पात्र हैं? कोशिका घटवार। कोशिका घटवार किनका कहानी है? शेखर जोशी का। पुरस्कार कहानी किनका? जयशंकर प्रसाद का। और इसके पात्र कौन है? अरुणा, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति। जबकि परिंदे का कौन है? लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन और गिरीश। करीमुद्दीन कौन रहते हैं? नौकर रहता है। और गिरीश कौन रहता है? मिलिट्री वाला रहता है। और लतिका जिनसे वो लतिका जो प्रेम करती हैं। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है, जिसमें जोखू, जंगी और ठाकुर है। जबकि उसने कहा था गुलेरी जी का कहानी है, यूनिट 7 में लगा हुआ। लाना सिंह, सूबेदारनी होरा, बोधा, वजीरा सिंह। पिता कहानी ज्ञान रंजन का, यह भी हम लोग में पाठ्यक्रम में लगा। पिता और पुत्र इसके पात्र हैं। जिंदगी नामा जो उपन्यास है उनके बारे में हमें देखना है। तो पहला, 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों को ग्रामीण जीवन का चित्रण है। बिल्कुल 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में
पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है, बिल्कुल ये सही है, 1 नंबर। परनिष्ठ हिंदी को पंजाबी में पंजाबी प्रयोग का आक्रांत कर दिया, बिल्कुल 1 और 3, ऑप्शन में 1। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीण जीवन का चित्रण है तथा प्रतिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 8वीं-9वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी जिंदगी नामा से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका बंटी उपन्यास से संबंधित ये यूनिट 6 में हमारा लगा हुआ है। तलाकशुदा पति पत्नी का संतान की समस्या, बिल्कुल यह इस चीज में है। बंटी जो है वह संतान रहती, जो एक अनाथ हो जाता है, यही दोनों तलाक के कारण, अपनी माता और पिता को अलग होने के कारण। समकालीन राजनीति, नहीं, राजनीति की कहीं बात नहीं है, राजनीति की कहीं बात नहीं है। दाम्पत्य संबंध का विघटन है, इसका बात, यानी 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। आपका बंटी 1971 में अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। मनु भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज उपन्यास का कब हुआ, 1989 के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीति उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक, अतः आपका बंटी उपन्यास का कथा विकल्प 1 और 4 सही है। सूची 1 और 2 का यहाँ मिलान करना है। पहला कथन है, चुनाव जीतने की 3 तकरीबें हैं, 1 रामनगर वाली, दूसरी नवेदावली और तीसरी महिवालपुर वाली। यह कथन किस उपन्यास कौन कहता है, तो यह कहता है रूपन बाबू। अब अगला है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। यह कौन कहता है, यह गोदान से बोला गया होरी, गोबर को यह कहते हैं, होरी जो अपने बेटे पुत्र गोबर को कहते हैं। जब वो ठाकुर का विरोध करते हैं राय साहब का, तब वो कहते हैं कि छोटे बड़े भगवान के घर से बन के आए हैं बेटा, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। अगला है, तुम सब पहले शशि इसलिए नहीं, तुम जीवन के पहले आई कि तुम सबसे तेजी स्मृति हो। यह जो शेखर कहता, क्या कहता है, सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, यह शेखर कहता है। अगला है, समुच्चा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछल होने जा रहा है, यह लौरिक देव का कथन है। अगला है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यासों में वर्णित गांव है, बेलारी गांव है, सेमरी गांव है, मेरीगंज जो मेलांचल में है, और गंगोली जो है वो याद नहीं आ रहा है। आधा गांव में गाजीपुर जिले, आधा गांव जो राही मसूम रजा का है, उसमें गंगोली गांव का वर्णन हुआ। गंगोली गांव सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया तथा मेला आंचल उपन्यास बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज का कथा को केंद्र में रखकर लिखा गया है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़े जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वह बाबू गुलाब राय का कथन है। जबकि नंद किशोरीलाल मुक्तिबोध, मार्क्सवाद या प्रगतिवाद के आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मलयज मूल कवि हैं। इनके आलोचनात्मक निबंधों में 2 संग्रह हैं, कविता से साक्षात्कार 1989, संवाद और एकालाप 1984।
कर रही है लालीमय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्ति, विश्व की उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियां महाचिति कहा जाता है? तो कौन? इच्छा, ज्ञान और क्रिया को महाचिति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अच्छा अर्थात तद्भव, यानी कि जो संस्कृत शब्द नहीं है। किसान जो वह तद्भव शब्द है अर्थात तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि कृषक इसका जो है वो तत्सम शब्द होता है, जबकि भ्राता अर्थात भाई, अग्नि अर्थात आग, आज्ञा अर्थात सूची और सूची 2 का यहाँ मिलान करना है। तो लाला मदन मोहन किसका परीक्षा गुरु उपन्यास जो किनका? लाला श्रीनिवास दास का है। राम किशुन बाबू नहीं पता, मंगल गोदान में, जो कि उसका पुत्र रहता किसका? गोबर का। जुबेर जो कहा वो झूठा सच उपन्यास का पात्र है। और राम किशुन बाबू किसका? एक सेकंड, राम किशुन बाबू किसका? वो मेला आंचल का पात्र है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का? तो यह कथन नामवर सिंह का है। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। इंद्रनाथ मदान ने इसे आत्मा संशोधन का अनुसंधान कहा है। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो किस कवि का? जगदम्बा प्रसाद का है। जगदम्बा प्रसाद का जन्म 1895 में हुआ, निधन 1957 में हुआ। जन्म मुरादाबाद उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम हितैषी था। इनकी प्रमुख रचना मातृगीता, किलोल नीनि, वैकाली दर्शना। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? तो वो काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी हैं। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास। जबकि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा है। इनका प्रमुख रचना पद्मपराग सन 1929 में प्रकाशित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो कौन नहीं है? यांत्रिक भौतिकवाद। यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष तथा प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतक के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशुफल दायिनी रहा है। यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक में, यह मिलेगा आपको देखने। देख लेते हैं सीधा उत्तर इसका। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य आशुफलदायिनी कहा है तथा कलयुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आता है। अतः कथन 1 और 4 दोनों सही है। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा गया है। इसमें कुल 7 कांड है। पहला बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधन कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानी, यह सभी जो है वो प्रेमचंद की लगभग कहानियां उसको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सजाना है। तो कौन उसका उत्तर है? 3142। 3142। पंच परमेश्वर 1916 में आता है। बूढ़ी काकी 1920, सवा सिर गेहूं 1924 और अंत में प्रेरणा।
प्रेमचंद की अन्य कहानियां नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह, ईदगाह जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, बड़े भाई साहब, कफन, यह जो सब है वह हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नंददास की कृति नहीं है? तो नंददास की कृति कौन नहीं है? कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो कवि प्रिया जो रचना है वह केशव दास की रचना है। कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है। नंददास की रचना रूप मंजरी, विरह मंजरी और मान मंजरी है। इसका समय, कवि प्रिया का समय 1601 है। केशव दास के अन्य रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता है। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यरोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? किस भाषा में? तो वह हिंदी भाषा में रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय 4 भागों में रामधारी दिनकर द्वारा लिखा गया। दिनकर को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों को माना है? तो देव के वह 23 ग्रंथों को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के 23 ग्रंथों को उल्लेख किया है। निम्नलिखित में रस विलास, भाग विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, देवचरित, सूखा सागर तरंग, प्रेम चंद्रिका, देव शतक, प्रेम तरंग इत्यादि जो है वह देव की रचना है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर हम अगले क्लास में 100 तक देखेंगे, क्योंकि 1 घंटा होने को जा रहा है। मैं आप लोग को क्लास खत्म करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 7643007052 के माध्यम से इस पे आप हम लोग व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, हाई लिखेंगे। मैं आपको अपने मिशन JRF 2025 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप वहां जुड़ सकेंगे और अपने विगत वर्षों में, वर्तमान समय में पूछे जाने वाले सभी संभावित प्रश्न एवं परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए गए सही प्रश्नों का क्यूज कर सकेंगे। यहाँ हमारे दिन भर में 2 से 3 क्यूज किया जाता है, टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज, मिक्स क्यूज, और परीक्षा दृष्टिकोण से सही प्रश्न को तैयार किए हुए क्यूज किया जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।